दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर टाटा स्टील का है जो अभी यानी 14 मार्च को हुआ था और आप सभी को पता होगा कि पेपर ऑनलाइन हुआ था और घर पे बैठकर ही आपने पेपर दिया था। तो उसी पेपर का एनालिसिस करेंगे। जितने क्वेश्चन हमें मिल सके हैं उतने हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस वीडियो में। देख लीजिए पेपर कैसा आता है, क्योंकि अभी हल्दिया डिवीज़न का पेपर होना बाकी है जिसमें अभी वैकेंसी आई थी, तो हो सकता है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। इसलिए ज़रूर देखें सभी क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। दोस्तों क्वेश्चन तो कंप्लीट हमें मिले हैं, लेकिन उसके आंसर जो है ना वो प्रॉपर दिखाई नहीं दिए, क्योंकि फ्रंट में कैमरा है, आप सभी को पता है, तो उसी को देखते हुए क्वेश्चन हमने तैयार किए थे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में किस प्रकार का अल्टरनेटर उपयोग किया जाता है, ऐसा एक सवाल था। अब डिपेंड करेगा कि वो अपन से पूछ क्या रहा था। मोस्टली रोटर के आधार पर ही पूछते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ये निम्न गति वाला या मध्यम गति में ही आता है और इनके लिए हम सेलिएंट पोल टाइप का रोटर काम में लेते हैं। यदि मैं टर्बो अल्टरनेटर और हाइड्रो अल्टरनेटर की बात स्टीम अल्टरनेटर की बात करूं तो वहां पर हमारा बेलनाकार रोटर या बेलनाकार पोल टाइप रोटर होता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में सेलिएंट पोल टाइप रोटर होता है। इसी ऑप्शन की ओर आपको जाना चाहिए था। अगला सवाल था कि कार्यस्थल पर सुरक्षा बनाए रखने हेतु निम्न में से क्या जाँच करना चाहिए। यानी देखो, जहाँ वर्किंग प्लेस है आपका वहाँ पर पूरी तरह से सेफ्टी है कि नहीं, तो आपको क्या जांचना चाहिए। देखिए जिस इक्विपमेंट पर आप काम कर रहे हैं ना, ये उसका था। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। देखो पहली बात तो ये है कि हाउस कीपिंग मैनेजमेंट होना चाहिए था। हाउस कीपिंग का मतलब है कि चीज़ें बिखरी भी नहीं रहनी चाहिए, प्रॉपर जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए थी वो वहीं हो, तो ऐसे में सिक्योरिटी पूरी रहती है। दूसरा, सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट हो। जैसे आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट आपको पहनना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वायर पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ग्लव्स पहनने चाहिए। तो वो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन का आंसर, और आप आराम से इसको कर सकते थे। आगे सवाल पूछा कि आग लगने की घटना में सभी जिम्मेदार है, यानी कौन जिम्मेदार है, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। देखिए आग क्यों लग सकती है भाई, कोई जलता हुआ पदार्थ आपने छोड़ दिया था उससे लग सकता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट की मैं बात करूँ तो कोई लूज कनेक्शन आपने छोड़ दिया हो, या फिर मैं ये कहूँ कि चीज़ों की अनदेखी आपने कर दी या लापरवाही अगर कर दी, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये आग लगने के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी माने जाते हैं। वैसे प्रॉपर इसका आंसर जो है वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा हमें, सिर्फ क्वेश्चन दिखाई दिए थे। अगला सवाल, दुर्घटना के मामले में पीड़ित को तुरंत, इतना ही सवाल था, तो ऑप्शन फिर यही आएगा कि उसको फर्स्ट एड देना चाहिए। तुरंत उस पीड़ित को हम जितना हो सके हमें, क्योंकि इसने ये तो बताया नहीं ना कि दुर्घटना कैसे हुई है। अगर कोई तार के चिपका हुआ ही है भाई, तो पहला काम तो पावर कट करना था और उसको तार से छुड़वाना है। लेकिन यहाँ तो इतना लिखा है ना दुर्घटना के मामले में, तो फिर जो ऑप्शन जाएगा वो फर्स्ट एड का ही जाएगा कि सबसे पहले हमें उसको प्राथमिक उपचार देना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए लोकल लेवल पर जितना कर सकते हैं। आगे सवाल पूछा कि इलेक्ट्रिकल काम करते समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। वैद्युतिक सर्किट में अगर काम करोगे तो 2-3 ऑप्शन मैं बता देता हूँ मेरी तरफ से, उसमें कौन सा आया था ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। पहला ऑप्शन है, हमें पावर सप्लाई ऑफ है कि नहीं इसकी जांच आराम से कर लेनी चाहिए। जिस इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर अर्थिंग कर देनी चाहिए। अगर लाइव वायर वगैरह है तो फिर हैंड ग्लव्स का यूज हमें करना चाहिए। सप्लाई की टेस्टिंग हमें पहले जाँच कर लेनी चाहिए, आ तो नहीं रही है कहीं, तो यही ऑप्शन आएंगे भी। पावर सप्लाई ऑफ कर लेनी चाहिए और प्रॉपर उस इक्विपमेंट की अर्थिंग कर लेनी चाहिए। ये ऑप्शन आपके सटीक बैठ सकते हैं उस क्वेश्चन के अनुसार। आगे सवाल पूछा कि घरेलू उपकरणों और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा के मानक के तौर पर हम किसका उपयोग करेंगे। तो घरों में तो आजकल सबसे ज़्यादा एमसीबी लगती है सिक्योरिटी के रूप में। वर्तमान में फ्यूज का कोई उपयोग नहीं है, फ्यूज की जगह एमसीबी लगना शुरू हो गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। वैद्युतिक उपकरणों में लगी आग को पूछा है तो भाई सी श्रेणी की आग मानते हैं वैद्युतिक उपकरणों की। वैसे तो सबका अलग अलग होता है, देखो है ना, किसी भी कैटेगरी में डाल देते हैं, कोई भी कहीं भी डाल देता है। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि उसने क्या दिया है। वैसे वैद्युतिक उपकरणों में कुछ जगह वैद्युतिक उपकरणों को ई में मानते हैं, कुछ जगह सी में मानते हैं।
अगला सवाल है कि किस प्रकार की वायरिंग में VIR और PVC तारों का हम उपयोग कर सकते हैं। वल्केनाइज्ड इंडिया रबर और PVC की तारें हैं सीधी सीधी, तो बैटन वायरिंग में अपन सबसे ज़्यादा इनको उपयोग में ले सकते हैं। वैसे आंतरिक घरेलू जो स्थायी और अस्थायी वायरिंग होती है उनमें हम सबसे ज़्यादा इन्हीं तारों का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन तो क्या था, लेकिन क्वेश्चन यही था। अब उत्तर क्या आते हैं वो अलग चीज़ है। अस्थायी शेड बनाना है कोई, उसमें वायरिंग थी, तो अस्थायी वायरिंग में तो क्लीट वायरिंग ही ऑप्शन आएगा, नो डाउट। ठीक है, यही ऑप्शन रहेगा और मुझे लगता है यही था ऑप्शन भी वहाँ पर, और कोई ऑप्शन नहीं है। अस्थायी वायरिंग में तो एक ही आती है क्लीट वायरिंग, दूसरी वो है फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग, वो अगर है तो चल सकती है। आंतरिक वायरिंग में किस प्रकार का इंसुलेशन लेंगे। इंटरनल वायरिंग है PVC से काम चल जाएगा, बहुत अच्छा इंसुलेशन माना जाता है। और इंटरनल वायरिंग जितनी भी है इंसुलेशन PVC का, क्योंकि ये बाहरी ताप और मान लीजिए कि दाब से मुक्त होता है, इसलिए ये इंसुलेशन वहाँ पर प्रॉपर वर्क कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला सवाल पूछा कि एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के रूप में जब BJT को हम काम में लेंगे तो वो किस रीजन में प्रचालित होनी चाहिए। एक्टिव रीजन में होगी भाई। यदि एक ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में प्रचालित होगा तो ही वो एक एम्पलीफायर और एक ऑसिलेटर की भांति बिहेव करेगा भी। और तो उसके सेचुरेशन मोड होते हैं, कट ऑफ मोड होते हैं और ब्रेकडाउन मोड होते हैं, तो उनमें तो काम वैसे भी करता नहीं है। एक्टिव रीजन इसका उत्तर रहेगा आपका, सक्रिय क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। SCR में परतें पूछी थी, तो SCR में 4 परत होती है, सिंपल सा ही है ना क्वेश्चन। SCR में लेयर कितनी होती है, जंक्शन पूछ लेता तो 3, सिरे पूछ लेता तो 3, और परतें कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरह के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। तो वो AC और DC दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। अपना यहाँ पर AC DC दोनों ऑप्शन की ओर जाना था। अगला सवाल पूछा कि चित्र में किस प्रकार का सर्किट दिखाया गया है। हमें एक डायग्राम दिखाया गया था जिसमें UJT लगा हुआ था, तो वो UJT सर्किट था। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो UJT का उपयोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में होता है और SCR की ट्रिगरिंग में होता है। SCR पूरे सर्किट में कहीं था नहीं, तो UJT सर्किट की ओर आपको जाना था, यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर उसमें लगा हुआ था, उसका वो सर्किट था। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि इंडक्शन मोटर में यदि 2 फेज को हम अदल बदल कर दिया जाए तो क्या होगा। हम सब जानते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 फेज बदलते ही फेज क्रम बदल जाता है और मोटर के घूमने की दिशा बदल जाती है, यानी मोटर जिस दिशा में चल रही थी अब उसकी विपरीत दिशा में चलने लग जाएगी। मोटर का फेज क्रम परिवर्तित हो गया, हालांकि कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला सवाल था कि नीचे दिए गए ऑपरेशन में से सही पद्धति का चयन करें जिससे एक वैद्युतिक मशीन में टॉर्क उत्पन्न किया जा सकता हो। 2 ऑप्शन थे दोस्तों, रोटर और स्टेटर के बीच विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण, रोटर और स्टेटर के बीच विद्युत चुंबकीय आकर्षण। तो हमारी जिस विधि से इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण ही होता है, क्योंकि रोटर जो है उसमें फैराडे के नियमानुसार ही स्टैटिक इंड्यूस EMF होता है, और जब रोटर का बंद परिपथ होता है तो उसमें एक धारा चलती है और वो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र का अपोज करता है। तो आपको ए ऑप्शन के साथ जाना था कि रोटर और स्टेटर के बीच विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण बल के द्वारा। अगला सवाल था कि उत्तेजित मोड में सिंक्रोनस मोटर के फील्ड का पावर फैक्टर कैसा होगा। अब दोस्तों सवाल में 4 ऑप्शन दिए हुए थे, यूनिटी, जीरो, लैगिंग और लीडिंग। तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन ये अधूरा लग रहा है, डाउट लग रहा था क्वेश्चन पर। इन्होंने पूरा नहीं लिखा, इन्होंने इतना ही लिखा था कि जब सिंक्रोनस मोटर एक्साइटेड मोड में हो तो फील्ड का पावर फैक्टर। अब देखिए फील्ड का पावर फैक्टर तो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि फील्ड को तो DC देकर उत्तेजित करते हैं, तो उसका तो यूनिटी होगा ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मोटर के बारे में वो पूछना चाह रहा है तो डिपेंड करता है कि अंडर एक्साइटेशन था कि ओवर एक्साइटेशन था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो हमें यूनिटी, इकाई पावर फैक्टर की ओर जाना था, क्योंकि वो फील्ड का पावर फैक्टर पूछ रहा है अपन से, राइट। और फील्ड को हम DC देकर उत्तेजित करते हैं, तो DC सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर मानते हैं। आगे सवाल पूछा कि रोटेटिंग आर्मेचर के साथ जुड़े 3 फेज स्टार में अल्टरनेटर में स्लिप रिंग कितने होंगे। देखिए आर्मेचर अगर रोटेट कर रहा है तो 3 फेज के स्टार में 4 स्लिप रिंग होगी, 3 फेज के डेल्टा में 3 स्लिप रिंग होगी, और सिंगल फेज में 2 स्लिप रिंग होगी। अगर फील्ड रोटेट करता ना तो स्टार हो या डेल्टा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर 2 स्लिप रिंग होती। अभी यहाँ पर 4 स्लिप रिंग होगी क्योंकि आर्मेचर रोटेट कर रहा है,
उसमें जब सप्लाई उत्पन्न होगी तो हमें बाहर 3 फेज 4 वायर प्राप्त करने हैं, तो हमें 4 स्लिप रिंग लगाने होंगे। आगे दोस्तों सवाल दिया कि रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सही या गलत, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे वहाँ पर कि ये सही है, गलत है, कहा नहीं जा सकता या दोनों, ऐसे दिया ऑप्शन। तो पूरा नाम रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी केवल रीड कर सकते हैं। तो पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है और ये नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब होता है उतार चढ़ाव या परिवर्तनशील, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। रैम जो है ना वो वोलेटाइल होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो ये सही ऑप्शन था अपना। अगला सवाल पूछा कि निम्न में से किस टेस्ट को बैक टू बैक टेस्ट भी कहा जाता है। तो बैक टू बैक टेस्ट हम रीजनरेटिव टेस्ट को बोलते हैं। अब यदि ट्रांसफार्मर के मामले में था तो ट्रांसफार्मर में अपना संपनर टेस्ट बैक टू बैक कहलाता है, और डीसी मोटर में हॉपकिंसन टेस्ट जो होता है ना उसको भी बैक टू बैक टेस्ट बोलते हैं। वैसे इन सभी का दूसरा नाम रीजनरेटिव टेस्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन था आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर के संदर्भ में था कि इंडक्शन मोटर डीसी मोटर के संदर्भ में था। इसका पूरा नाम या दूसरा नाम रीजनरेटिव टेस्ट होता है। आगे सवाल पूछा कि कौन सा जनरेटर सभी भारों पर स्थिर वोल्टेज प्रदान कर सकता है। तो या तो शंट या फिर लेवल कंपाउंड। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन था, आप अपने हिसाब से ऑप्शन की ओर जा सकते हो। शंट जनरेटर है तो वो भी कांस्टेंट वोल्टेज वाला ही माना जाता है, क्योंकि इसका फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट होता है, गति कांस्टेंट मानते हैं। और लेवल कंपाउंड है जैसे ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, तो उनमें जो लेवल कंपाउंड है उसको भी हम कांस्टेंट वोल्टेज वाला ही मानते हैं। अगला सवाल था कि परिभाषित शब्द जूल प्रति सेकंड किसको दर्शाता है। देखो जूल प्रति सेकंड जो है ये वाट के बराबर होता है, यानी 1 जूल प्रति सेकंड और 1 वाट बराबर ही होते हैं, तो ये शक्ति की इकाई है, वाट को दर्शाता है। क्या ऑप्शन था आप उसी के हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगला सवाल था कि आमतौर पर इंडक्शन मोटर की स्लिप रिंग किसकी बनती है। तो फास्फर ब्रोंज इसमें ऑप्शन था, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये आपका, फास्फर ब्रोंज की स्लिप रिंग बनती है। आगे सवाल पूछा कि कंप्यूटर पर संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी लेने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे। मॉनिटर जो आउटपुट देता है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, और प्रिंटर जो आउटपुट देता है उसको अपन हार्ड कॉपी बोलते हैं, यानी प्रिंटर का जो प्रिंट आउट होता है वो हार्ड कॉपी ही कहलाता है। अगला सवाल, इंडक्शन मोटर के लिए सर्किल डायग्राम बनाने के लिए कौन सा डेटा अनिवार्य है। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है एक, और पेपर में कई बार आ चुका है। इसमें ब्लॉक रोटर टेस्ट, नो लोड टेस्ट और स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट, ये डेटा आपके पास होने चाहिए, तब हम इसका एक सर्किल डायग्राम बना सकते हैं, यानी वृत्तीय आकृति वाला, जिसमें हमें सारी चीज़ों का पता लग जाता है। आगे सवाल पूछा कि उत्कृष्ट स्थिरता के लिए, यानी बेटर स्टेबिलिटी के लिए जिंदर डायोड को तापमान नियंत्रण कैस्केट में रखा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है वो टेम्परेचर के प्रति बड़ी सेंसिटिव होती है, और टेम्परेचर जैसे ही ऊपर नीचे हुआ तो उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित हो जाती है, तो उसको रखा जाता है ताकि वो बेटर स्टेबिलिटी दे सके। अगला सवाल था कि जीटी यानी जनरेटर ट्रांसफार्मर जो होता है वो अचानक भार सहन कर जाते हैं क्या। नहीं, ये जनरेटिंग स्टेशन में लगते हैं, और यदि लोड में क्षणिक परिवर्तन आते हैं तो ये ट्रिप हो जाते हैं, ये अचानक भार परिवर्तन को सहन नहीं कर सकते, इनकी वजह से यूनिट जो होती है वो ट्रिप हो जाती है। आगे सवाल पूछा पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है। तो ये भार के अनुसार पूछ रहा था। पावर ट्रांसफार्मर में लगभग पूर्ण भार पर होती है, और वितरण ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनमें लगभग 50% भार पर अधिकतम दक्षता होती है। वैसे दक्षता जो है वो हानियों के अनुसार अगर देखें तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब बराबर होते हैं तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। अगला सवाल था कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में वोल्टेज तो बढ़ेगा ना, क्योंकि सेकेंडरी साइड में प्रेरित ईएमएफ जो है आपका 4.445 मैक्सिमम एफ इंटू एन से निकलता है, यानी फ्रीक्वेंसी पर एक तरह से समानुपाती हो गया, तो सप्लाई के साथ वो बढ़ेगा। आगे सवाल पूछा कि कम्यूटेटर ब्रूस बनाने के लिए आमतौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कम्यूटेटर कंफ्यूज करने के दे दिए थे, एक्चुअली में ब्रूस का पूछा था, और डीसी मशीनों के जो ब्रूस होते हैं वो कार्बन के बनते हैं। बस दोस्तों यही आए थे 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।